द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में बातचीत करेंगे। सो नो सी, हमने अभी तक क्या पढ़ रखा है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सो वी हैव सीन दैट इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कैन चेंज बाय द टू मोड्स। हमने अभी तक ये सीखा है कि हम इंटरनल एनर्जी को यदि चेंज करना चाहें तो हमारे पास दो तरीके हैं। एक, एक सिस्टम को हीट दी जाए या सिस्टम से हीट ली जाए। ये देखिए, हम ऐसे एरो मार्क करते हैं। सिस्टम को हीट दी जाए तब भी इंटरनल एनर्जी चेंज होती है, यदि सिस्टम से हीट ली जाए तब भी इंटरनल एनर्जी चेंज होती है। और दूसरा तरीका है हमारे पास इंटरनल एनर्जी चेंज करने का, वर्क, या तो वर्क डन, इसमें आएगा वर्क डन ऑन द सिस्टम, या तो सिस्टम के ऊपर काम किया जाए और सिस्टम काम करे सराउंडिंग के ऊपर। और दूसरा तरीका है वर्क डन बाय द सिस्टम। When there is work done by the system, then you can change the internal energy. So internal energy can change by both ways. या तो आप सिस्टम को हीट दें या फिर सिस्टम के ऊपर काम करें या सिस्टम सराउंडिंग के ऊपर काम करें। सो हम इस उदाहरण को लेकर आगे चलते हैं। फॉर एग्जांपल कि आप अपने सिस्टम को डेल्टा क्यू हीट सप्लाई करते हैं। आप डायग्राम में बड़े ध्यान से देखें। ये आपके पास एक कोई सोर्स ऑफ हीट है और यहाँ से जो हीट है वो डेल्टा क्यू हीट इज यू आर गिविंग टू द सिस्टम। आप सिस्टम को डेल्टा क्यू हीट जो है वो दे रहे हैं। व्हाट विल हैपन देन, ना वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग। तो इससे क्या हो रहा है कि जो सिस्टम जो है, सिस्टम का मतलब ये जो कंटेनर आप यहाँ देख रहे हैं इसके बीच में गैस मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये सराउंडिंग के ऊपर काम कर रहा है। सराउंडिंग के ऊपर काम करने का मतलब क्या हुआ कि ये जो पिस्टन है ये फैल रहा है। जैसे आप सिस्टम को हीट देंगे तो इससे जो मॉलिक्यूल्स हैं, आप जानते हैं ना, ये सिस्टम को हीट देने के बाद क्या होगा, इनकी काइनेटिक एनर्जी और इनकी पोजीशन चेंज होने से इनकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो चेंज हो जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी चेंज होने से क्या होगा, इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। और यदि आपका पिस्टन हीट देने से एक्सपैंड होता है, प्रेशर के इंक्रीज होने से ये पिस्टन ऊपर की ओर जाता है, तो क्या होगा, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। और जो पी डी बी इज द वर्क डन, ये वर्क डन रहेगा। इसकी हम आगे भी आपसे आपके साथ बात करेंगे। सो दिस विल चेंज इनटू द वर्क डन। ओके, सो दिस इज द वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग। तो सिस्टम जो है वो सराउंडिंग के ऊपर काम करेगा। और हीट देने से हमने पहले भी पढ़ा है कि जो हीट और वर्क करने से इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम जो है वो चेंज होती है। ओके, सो जनरली एक जनरल प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहता है कि यदि आप अपने सिस्टम को हीट देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में देखिए कि आप हीट डेल्टा के उस सिस्टम को सप्लाई कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, पहला पहला ये हो रहा है कि सबसे पहले तो इंटरनल एनर्जी चेंज होगी और जो बाकी एनर्जी बचेगी उसके साथ वर्क होगा। आप यहाँ डायग्राम में बड़े गौर से देखें। आप यहाँ डेल्टा क्यू हीट सप्लाई कर रहे हैं। डेल्टा क्यू हीट सप्लाई करने के बाद क्या होगा, आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं ये परटर्बेशन शो करेंगे, मतलब इनमें जिग जैग मोशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो जब इनकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो उससे इनकी काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी। जब ये अपनी जगह को बदलेंगे तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी। तो जो सारी की सारी जो एनर्जी है वो सिर्फ इंटरनल एनर्जी चेंज करने में नहीं लग जाएगी। जब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं अंडर कंसिडरेशन, जब ये भागम भाग मचाएंगे तो क्या होगा, ये प्रेशर जनरेट करेंगे इस पिस्टन के ऊपर और पिस्टन जो है वो ऊपर उठ जाएगा और इससे क्या होगा, वर्क डन होगा। ओके, सो हम ये कह सकते हैं कि डेल्टा क्यू द हीट गिवन टू द सिस्टम ये दो भागों में बंट जाएगी। एक एक पार्ट तो इसका चला जाएगा इंटरनल एनर्जी चेंज करने में और जो बाकी जो वाला पार्ट होगा वो वर्क डन में शिफ्ट हो जाएगा। So the energy delta Q supplied to the system goes partly to increase the internal energy of the system delta U, and the remaining part of this energy is the work done on the environment, surrounding के ऊपर काम करने के लिए। यदि सिस्टम एक्सपैंड होता है तो हम कहते हैं कि इट इज वर्क डन ऑन द सराउंडिंग। यदि यदि आपका पिस्टन नीचे की ओर आता, इसका वॉल्यूम डिक्रीज होता, तो हम ये कहते हैं कि इट इज वर्क डन ऑन द सिस्टम। सो ये क्वेश्चन नंबर जो 12.1 ये आप देख रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये थर्मोडायनेमिक्स का पहला लॉ है और ये सिंपली ये कहता है कि यदि आप सिस्टम को हीट देते हैं तो उसका कुछ हिस्सा जो है इंटरनल एनर्जी को चेंज होने में चला जाता है और बाकी जो है वो वर्क डन में खर्च हो जाता है। सो इट्स सिंपली द जनरल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और ये हर उस सिस्टम को लगता है। ये ध्यान से पढ़ने वाला सेंटेंस है, दिस इज द जनरल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड इट इज अप्लाइड टू एनी सिस्टम। ये हर उस सिस्टम में काम करता है जिसमें या तो सिस्टम को हीट दी जाए या फिर सिस्टम से हीट ली जाए। ये दोनों, इट वर्क्स इन बोथ वेज, राइट। 12.1 पढ़ा है, जो इक्वेशन नंबर 12.1 में ये कहा गया है कि जो हम हीट सिस्टम को देते हैं उसका जो कुछ पार्ट जो है इंटरनल एनर्जी को चेंज होने में खर्च हो जाता है
और बाकी जो बचता पार्ट है वो वर्क डन में खर्च हो जाता है। हम ऐसा करते हैं कि इस इक्वेशन को 12.1 की इक्वेशन को एक अनदर फॉर्म में लिखते हैं कि डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। नाउ अब हम ये देखते हैं कि एक सिस्टम जो है यदि इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में जाता है, सो इसके नंबर ऑफ वेज हैं हमारे। इट इज़ नॉट ओनली वन वे टू गो फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट। सो हम एक उदाहरण से बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल आपका जो सिस्टम है शुरू में उसका जो स्टेट है, स्टेट ऑफ द सिस्टम इज डिफाइंड बाय इट्स स्टेट वेरिएबल्स, दैट इज प्रेशर एंड वॉल्यूम। so pressure, volume, temperature, mass, composition, internal energy, these are all state variables. so initially हम दो पैरामीटर्स सेलेक्ट करते हैं। हमारे पास जो सिस्टम है वो इस डायग्राम में आप देखें, डायग्राम नंबर ए में आप देखें तो यहाँ जो आपके पास सिस्टम है उसके जो कोई गैस मॉलिक्यूल्स हैं, इस तरीके से हम ले लेते हैं, कोई फ्लूइड हमने कंसिडर किया हुआ है, तो इसमें क्या होगा कि इनका कोई अपना प्रेशर है और कोई इसका वॉल्यूम है V1 है। अब हम यहाँ से अपने सिस्टम को की वैल्यू को प्रेशर P1 B1 को P2 B2 तक ले जाना चाहते हैं। उसका तरीका है, शुरू में हम ऐसा करते हैं कि प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं, हम प्रेशर को नहीं बदलते। ओके, वी आर नॉट चेंजिंग द प्रेशर। हम वॉल्यूम को बदल देते हैं, तो वॉल्यूम को बदलने के लिए हम क्या करते हैं, या तो हम इस पिस्टन को ऊपर की ओर खींचेंगे या फिर हम इसको नीचे की ओर दबाएंगे। सो वी प्रेस द सिस्टम हियर इन दिस केस। हम क्या करते हैं, इसको जो पिस्टन को अंदर की ओर दबाते हैं, तो क्या होगा, इसका जो वॉल्यूम है वो घट जाएगा, तो उसका नया नाम हो जाएगा, B1 से B2 हो गया। पर प्रेशर आपने फिक्स रखा, देखिए यहाँ प्रेशर जो वो P1 है और वॉल्यूम B2 है। अब हमारी फाइनल स्टेट में वॉल्यूम की वैल्यू B2 है और प्रेशर की वैल्यू P2 है। तो दूसरे केस में हम क्या करेंगे, अब हम दूसरे केस में वॉल्यूम को कांस्टेंट रखेंगे, वॉल्यूम को नहीं बदलने देंगे, मींस B2 ही रहना चाहिए, और जो प्रेशर है उसको हम चेंज कर देंगे तो प्रेशर P1 से P2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक रास्ता हो गया कि हम किस तरीके से इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में पहुंच रहे हैं। दिस इज द वन वे टू गो फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू द फाइनल स्टेट। अब देखिए हम एक दूसरा सिस्टम कंसिडर करते हैं, दूसरा पाथ वे कंसिडर करते हैं, किस तरीके से हम फाइनल स्टेट तक जा सकते हैं। यहाँ देखिए आप इस स्टेट में आपके पास क्या है, इनिशियल स्टेट है आपके पास, ये डायग्राम नंबर बी में आप देखें तो इस बी डायग्राम में आप देखेंगे कि इनिशियल स्टेट में जो हमारे स्टेट वेरिएबल्स हैं वो P1 B1 ही हैं, और यहाँ भी देखिए P1 B1 ही थे। हमने क्या किया, अब पहले प्रेशर कांस्टेंट रखा था, इस बार हम वॉल्यूम को फिक्स कर देते हैं। वॉल्यूम को फिक्स करने का मतलब है कि जब वो अगले पाथ में जाएगा तो वॉल्यूम B1 ही रहेगा, और जो P1 से प्रेशर चेंज होके P2 हो गया है। अब फाइनल स्टेट में प्रेशर P2 होगा, तो वो अब हम प्रेशर को फिक्स कर देंगे, तो प्रेशर को P2 ही रखा और जो वॉल्यूम है वो B1 से B2 हो गया। तो दूसरी स्टेट में हमने पहले वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा फिर प्रेशर को चेंज किया, यहाँ हमने पहले वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा फिर प्रेशर को चेंज किया, तो फाइनली जो है वो प्रेशर जो है वो P2 हो जाएगा और वॉल्यूम बदल के B1 से B2 हो जाएगा। इस स्टेट में यहाँ वॉल्यूम चेंज होगा और प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। फाइनली आप क्या देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि दोनों की फाइनल स्टेट जो है वो सेम है। दिस इज द फाइनल स्टेट, बोथ फाइनल स्टेट्स बाय पाथ ए और बाय पाथ बी जो है फाइनल स्टेट इज सेम, राइट। सो हम ये कहते हैं इसमें कि हमारे पास जो डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू है, तो डेल्टा क्यू और जो डेल्टा डब्ल्यू है ये पाथ डिपेंडेंट हैं, दीज आर पाथ डिपेंडेंट। ना सी हियर, हम टेक्स्ट पढ़ के साथ में चलते हैं कि U क्या है, इंटरनल एनर्जी इज ए स्टेट वेरिएबल एंड डेल्टा यू डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। देखिए कोई भी स्टेट वेरिएबल होगा वो इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर ही डिपेंड करेगा, वो पाथ इंडिपेंडेंट होगा। सो दिस इज डिपेंड्स ऑन द डेल्टा यू डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स एंड इट इज नॉट पाथ डिपेंडेंट। पर जो डेल्टा क्यू है और जो डेल्टा डब्ल्यू है ये दोनों ही पाथ डिपेंडेंट है। आप जरा चीज को बड़े गौर से देखिए, आप ये देख रहे हैं कि जो डेल्टा क्यू जो पाथ डिपेंडेंट है, डेल्टा डब्ल्यू पाथ डिपेंडेंट है, बट इसका जो आंसर डेल्टा यू के बराबर है, और जो डेल्टा यू है ये पाथ इंडिपेंडेंट है। ये सिर्फ एक स्टेट वेरिएबल है और ये इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। मान लिया जाए कि डेल्टा यू जो है वो जीरो हो जाए, मीन्स इंटरनल एनर्जी नहीं चेंज होती है। इसका मतलब क्या हुआ, इफ आई विल पुट that delta u is equal to 0, if we consider delta u is equal to 0, यदि आप यहाँ 0 पुट कर दें तो आप ये देखेंगे कि जो डेल्टा क्यू है
वो डेल्टा डब्ल्यू के बराबर हो जाएगा। और इस मैथमेटिक्स का मीनिंग ये है कि जितनी भी हीट आप सिस्टम को देंगे वो सारी ही वर्क डन में चेंज हो जाएगी। ओके, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग aspect of this first law of thermodynamics, but we have studied के जो डेल्टा क्यू है वो डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू के बराबर है। सो आई विल मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर 1। अब इसको हम थोड़ा सा एक नई फॉर्म में ले जाने के लिए हम एक कंसिडरेशन करते हैं कि हमारे पास एक सिस्टम है, यू कैन सी हियर इन द डायग्राम ए, कि इसके बीच में कोई गैस है, कोई फ्लूइड मैं कह सकता हूँ, तो उसके जो स्टेट वेरिएबल्स हैं वो P1 B1 है, उसका इनिशियली कोई प्रेशर P1 है और वॉल्यूम जो है वो B1 है, और ये जो पिस्टन है वो मूवेबल है। तो होगा यूँ कि यदि आप इस सिस्टम को कोई हीट देते हैं तो हीट देने से क्या होगा, सिस्टम एक्सपैंड होगा। तो सिस्टम एक्सपैंड होने के बाद आप देखें कि उसका जो फाइनल वॉल्यूम है वो B2 हो जाता है। सो बाय डेफिनेशन हम जानते हैं कि जो प्रेशर है वो फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो यहाँ से हम फोर्स निकाल सकते हैं, वो आ जाएगा हमारे पास प्रेशर इनटू एरिया। ओके, हम जानते हैं कि जो वर्क डन का डेफिनेशन होता है, वर्क डन इज इक्वल टू एफ टाइम सम डेल्टा एक्स। यदि डेल्टा एक्स को डिस्प्लेसमेंट होता है तो एफ टाइम डेल्टा एक्स इज द वर्क डन। ओके, सो आई विल मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर 1 and this as equation number 2. So from equation 1 and 2, from equation 1 and equation number 2, equation number 1 and 2 से हम क्या देखते हैं, आप पुट कर दीजिए जो डेल्टा डब्ल्यू में फोर्स का वैल्यू पुट कर दीजिए, प्रेशर इनटू एरिया टाइम डेल्टा एक्स। अब एरिया को आप डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास एक किस तरीके से बन जाएगा, एरिया के यूनिट होते हैं मीटर स्क्वायर, डेल्टा एक्स के यूनिट मीटर होंगे, तो ये बन जाएगा मीटर क्यूब। दिस मीन्स this is small change in volume P time delta V. So I will mark this as equation number 3. So हम ऐसा लिख सकते हैं from equation number 1 and equation number 3. आप equation number 1 and 3 से आप ऐसा लिख सकते हैं कि यदि आप एक सिस्टम को हीट देते हैं डेल्टा क्यू, तो दिस इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ P delta V. So this is another form of the first law of thermodynamics, right? अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक आपके साथ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते हैं एंड यू विल एंजॉय लॉट दिस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। ओके, तो इसमें उदाहरण दिया गया, कंसिडर करिए कि एक चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर, 1 ग्राम वाटर की जो इंटरनल एनर्जी को आप चेंज कर रहे हैं, तो जब आप हीट देंगे तो इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। देन we go from its liquid to the vapor phase। तो इनिशियल स्टेट होगी उसकी लिक्विड स्टेट और जो उसकी फाइनल स्टेट होगी उसकी वेपर फेज। ठीक है, अब लिक्विड और वेपर फेज की यदि आप बात की है तो आपको जो कर्व है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाला, जो उसको आपको याद करना पड़ेगा। ये देखिए, आप लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की ओर यदि हम चलते हैं तो हमने यदि 1 ग्राम ऑफ वाटर लिया है, वो लिक्विड स्टेट में है, तो लिक्विड स्टेट में लिक्विड और गैस स्टेट जो है यहाँ कॉमन होती है और यहाँ उसकी लेटेंट हीट कैपेसिटी होती है। 1 ग्राम वाटर की जो लेटेंट हीट कैपेसिटी होगी तो 2256 जाउल ऊर्जा उसमें खर्च हो जाएगी। तो आप देख लीजिए कि हमारे पास होता है डेल्टा क्यू, इसको हम इक्वेशन नंबर 4 कह देते हैं। तो जो डेल्टा क्यू होता है ना, वो होता है मास इंटू लेटेंट हीट। अब आपको यदि इंटरनल एनर्जी निकालना है तो आपको डेल्टा क्यू का पता होना चाहिए और चेंज इन वॉल्यूम का पता होना चाहिए। तो यहाँ मास आपके पास क्या है, हियर मास इज इक्वल टू 1 ग्राम और जो लेटेंट हीट है वो है 2256 जाउल 1 ग्राम पर खर्च होंगे। तो यहाँ से आप क्यू डेल्टा क्यू को निकाल लीजिए, डेल्टा क्यू आ जाएगा 1 ग्राम मास और ये आ जाएगा 2256 जाउल डिवाइडेड बाय 1 ग्राम। 1 ग्राम से 1 ग्राम कैंसिल हो जाएगा, आपके पास लग जाएगा 2256 जाउल आप हीट ट्रांसफर करेंगे। ओके, आगे सवाल हमारे पास रह जाता है कि जो प्रेशर का वैल्यू है, प्रेशर का वैल्यू जनरली वी हैव चूजन दिस इज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू आपको पता है, दिस इज इक्वल टू 1.013 क्रॉस 10⁵ पास्कल। ओके, राइट। सो हम आगे लिख दें कि हमारे पास रह गया अब इनिशियल वॉल्यूम जो है, वो इनिशियल वॉल्यूम B1 क्या है। सो इनिशियल वॉल्यूम B1 जो 1 सेंटीमीटर क्यूब है, तो आप इसको ऐसा यूनिट में लिख दीजिए तो यह आ जाएगा 1 सेंटी का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है 10⁻⁻² और इसका आप क्यूब कर दें और आगे आपके पास बच जाएगा मीटर क्यूब। तो दिस विल बिकम 10⁻⁶ मीटर क्यूब। ओके, और जो फाइनल वॉल्यूम है B2 वो आ जाएगा 671 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये आ जाएगा 671 और सेंटी की जगह उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू पुट कर दीजिए
10⁻², और इसकी पावर 3 हो जाएगा, आगे बच जाएगा मीटर क्यूब। इसको आप ले सकते हैं 1671 मीटर क्यूब आपके पास आ जाएंगे। सो नाउ यू आर लेफ्ट विद दैट्स वेरी 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 सिंपल पार्ट ऑफ दिस, कि आपके पास अब जो डेल्टा यू हो जाएगा वो आ जाएगा डेल्टा क्यू माइनस पी डेल्टा बी, पी इंटू B2 minus B1, right? So it's very simple to for you to do it. डेल्टा V क्या, सॉरी डेल्टा U चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा, डेल्टा Q हमारे पास आया 2256, ये हमारे पास आ गया 2256 माइनस एटमॉस्फेयर प्रेशर की वैल्यू है 1.013 क्रॉस 10⁻⁵, एंड B2 माइनस B1 इज 671, B2 यहाँ से, और ये आ जाएगा -1 क्रॉस 10⁻⁻�6। आई थिंक रेस्ट ऑफ द कैलकुलेशन कैन बी डन बाय यू, और ये कैलकुलेशन आपके पास सॉल्व करके आ जाएगी 2086.8 joule. So this is very simple problem for you to use, and we see that the most of heat goes to increase the internal energy. इसमें हमने ये देखा कि देखिए हमने क्या किया, हमने हीट दी थी, कितनी दी थी 2256 जाउल, वाटर को हमने 2256 जाउल हीट दी थी, और उसमें इंटरनल एनर्जी चेंज करने में कितनी हीट खर्च हो गई 2086.8 जाउल, सिर्फ उसकी इंटरनल एनर्जी को चेंज होने में खर्च होगी। तो बाकी जो हीट बची that is useful, that is 169.2 joule is used to perform some work, right? So this is the thing that could be learned from here. Thank you.